आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे थायोफिन की सिंथेसिस की और रिलेटिव रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। थायोफिन 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है सल्फर एटम की। ये लाइट ऑयल फ्रिक्शन के तौर पर कोल टार में पाई जाती है, वहीं इम्प्योरिटी की तरह कॉमर्शियल बेंजीन में प्रेजेंट रहती है। अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें तो इस मिक्सचर को कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ शेक करने पर थायोफिन, जो कि बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, सल्फोनेशन रिएक्शन देती है और थायोफिन के सल्फोनिक एसिड मिलते हैं। वहीं बेंजीन अनरिएक्टिव रहती है। थायोफिन सल्फोनिक एसिड H2SO4 में डिसॉल्व हो जाता है, जबकि बेंजीन डिसॉल्व नहीं होती है। लेयर को सेपरेट आउट कर लिया जाता है और थायोफिन के सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव को सुपर हीटेड स्टीम से जब ट्रीट किया जाता है तो ये थायोफिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ थायोफिन को सेपरेट कर सकते हैं। थायोफिन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 केल्विन है, जो कि बेंजीन के काफ़ी करीब है। वहीं थायोफिन के एरोमेटिक कैरेक्टर पायरॉल और फ्यूरेन से ज़्यादा हैं। आइए बात करते हैं प्रिपरेशन की। सोडियम सक्सीनेट को अगर फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ हीट कर दिया जाए तो थायोफिन मिल जाती है। वहीं एसिटिलीन को अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एल्यूमिना की ट्यूब से पास कर दिया जाए 673 केल्विन टेम्परेचर पर तो हमें थायोफिन मिल जाती है। एन ब्यूटेन को अगर सल्फर के साथ हीट कर दिया जाए तो हमें थायोफिन मिल जाती है। वहीं पाल नॉर सिंथेसिस की बात करें तो जिस तरीके से हम पायरॉल और फ्यूरेन की सिंथेसिस करते थे, ठीक उसी तरह हेक्सेन के डायोन को अगर फास्फोरस ट्राइसल्फाइड या फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ हीट कर दिया जाए तो हमें 1,5 डाइमिथाइल थायोफिन डेरिवेटिव मिल जाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने थायोफिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, जिससे पता चलता है कि अल्फा और बीटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर के लोन पेयर के रिंग के ऊपर शिफ्ट होने की वजह से बढ़ती है और यही वजह है थायोफिन बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहला मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जनरेट होना। रिएजेंट हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल अगले स्टेप में थायोफिन के ऊपर अटैक करता है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाता है। इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही स्टेबल ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा और इसकी स्टेबिलिटी पर ही इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की पोजीशन डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे C2 पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, वहीं C3 पोजीशन पे अगर अटैक करेगा तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यानी कि पहले केस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है और इलेक्ट्रोफाइल की जो प्रेफर्ड पोजीशन है वो 2 होगी। और हमें जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे वहाँ हम देखेंगे कि हमें 2 पोजीशन वाले सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मिलेंगे। वहीं अगर 3 पोजीशन की बात करें तो 3 पोजीशन के डेरिवेटिव हमें उस कंडीशन में मिलेंगे जब 2 पोजीशन ब्लॉक हुई हुई होगी, वहाँ पे पहले से ही कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। आखिरी स्टेप की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, रीएरोमेटाइजेशन होता है और हमें रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आइए बात करते हैं रिलेटिव रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। यहाँ हमने इलेक्ट्रोफाइल के 2 पोजीशन पे अटैक के बाद बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन के केस में। यहाँ हम ये स्टडी करेंगे कि पायरोल,
फ्यूरेन और थायोफिन, इन तीनों के केस में सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का किस में होगा। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें तो जो आखिरी वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का, थर्ड P, थर्ड O और थर्ड T, तो यहां अगर हम गौर करेंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया है और इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना स्टेबल है, या ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना स्टेबल है, या सल्फर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना स्टेबल है, ये डिपेंड करता है इन हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के ऊपर। या हम दूसरे तौर पे इसको देख सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के ऊपर बेस कर सकते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा वो स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, या दूसरे तौर पे हम ये कहें जिसकी जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, उसके बाद नाइट्रोजन की है और उसके बाद ऑक्सीजन की है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होंगे पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम स्टेबलाइज होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और यहाँ तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ हेटेरो एटम की स्टेबिलिटी को घटा रहा है। वहीं अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के टर्म में इसको समझें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जहां पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा एक्युमुलेशन मिलता है, यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होंगे उतना ही ज्यादा ये चार्ज यहाँ पे एक्युमुलेट करेगा। यानी कि सल्फर के केस में इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम है। वहीं ऑक्सीजन के केस में इंटरमीडिएट कम स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है इन तीनों हेटेरो एटम के केसेस में। मगर सल्फर के केस में ये रूल काम नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि थायोफिन का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है, वहां पर जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो 3p और 2p ऑर्बिट की ओवरलैपिंग से बन रहा है। अगर सल्फर के केस में देखें तो 3p ऑर्बिट है, जबकि कार्बन के केस में देखें तो 2p ऑर्बिट है। दोनों का जो साइज है वो बहुत डिफरेंट है, 3p का साइज बड़ा है वहीं 2p का साइज छोटा है, तो जो ओवरलैपिंग होती है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सल्फर के केस में जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का अनस्टेबलाइज कर जाता है। और जैसा हमने यहाँ पे ऑर्डर रिप्रेजेंट किया है कि पायरॉल के केस में इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वहीं फ्यूरेन के केस में इसकी स्टेबिलिटी पायरॉल से कम है और थायोफिन की स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रखता है, इसलिए यहाँ इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है, फ्यूरेन से ज़्यादा है। वहीं सल्फर को की अगर बात करें, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के बावजूद भी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। रीज़न हम बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को बेंजीन के कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो किसी भी तरीके का हेटेरो एटम बेंजीन के केस में नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से बेंजीन के कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि पायरॉल के केस में रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे ज़्यादा होगा, फ्यूरेन का पायरॉल से कम होगा,
थायोफिन और बेंजीन से ज़्यादा होगा, वहीं थायोफिन का पायरॉल और फ्यूरेन से कम होगा और बेंजीन से बहुत ज़्यादा होगा। और सबसे कम बेंजीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट होगा। जैसा कि हम पढ़ के आ रहे हैं, बेंजीन के केस में थर्ड इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी एज कंपेयर टू पायरॉल, फ्यूरेन और थायोफिन। तो यहां हमने बात करी थायोफिन की सिंथेसिस की और रिलेटिव रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन